देवतुल्य आयोग माँ शक्ति। आज साध्या चंद्रन का हमारा क्रमांक है 856। दिन शुक्रवार, तारीख 9 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री भाग्येश शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। और आज आपका जो विषय है वो है आज पर्यावरण सुरक्षा, आज की प्रमुख आवश्यकता। इससे पूर्व भी कई विषय ले चुके हैं आप ज्यादा समय लेते हो। आदरणीय भाग्येश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भाग्येश जी। सभी प्रबुद्ध जनों को, उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री का आराधन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। जय। आज के पर्यावरण के विषय को लेने से पूर्व एक और मुख्य बात आज ये है कि आज मौनी अमावस्या है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। मौनी अमावस्या पर स्नान, ध्यान और जप तप का बहुत अधिक महत्व है और लोग मौनी अमावस्या को आसपास की नदियों में या फिर सागरों में या धार्मिक स्थानों पर जाकर स्नान ध्यान करते हैं, पूजन पाठन करते हैं, भगवान का मौन करते हैं और साथ ही साथ पूरे दिन मौन रहकर इसको मौन व्रत भी रखते हैं। चलिए, पर्यावरण आज का विषय बहुत, जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग, पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण जीवन का स्रोत है। अनादिकाल से पृथ्वी पर मानव और संपूर्ण जीवों का, जीव जगत को न केवल प्रश्रय देता है बल्कि उसके विकास के प्रारंभिक काल से लेकर और वर्तमान तक जो इसका अस्तित्व है जीवन स्रोत का, वो पर्यावरण है। और उसको, अस्तित्व को बनाए रखने में पर्यावरण का एक मुख्य आधार। पर्यावरण न केवल भूत और वर्तमान बल्कि भविष्य में हमारे जीवन कैसा चलेगा, ये भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। इस धरती पर रहने वाले जीवित या अजीवित चीजें जितने भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वो सब पर्यावरण के अंतर्गत आती है। चाहे वो जमीन पे रहते हो या पानी में, सभी पर्यावरण का हिस्सा है। क्योंकि पर्यावरण में हवा, पानी, सूरज, रोशनी, पौधे, जानवर आदि सब शामिल है। और पर्यावरण हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण को भी हम कह सकते हैं। और ये सब चीजें हमें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। पृथ्वी इस सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है, जो कि अभी तक की रिसर्च कहती है। भविष्य का कुछ पता नहीं, खोजें चल रही हैं। चांद पर भी, मंगल पर भी, बृहस्पति पर भी, बुध पर भी जीवन हो सकता है, हो अलग अलग सौर मंडल के ग्रह। लेकिन पृथ्वी पर सभी जीवों को सुरक्षा प्रदान करने का एक मुख्य जो स्रोत है वो पर्यावरण, क्योंकि यही उनको सुरक्षा प्रदान। मानव ने, हालांकि मानव इस मामले में बहुत अच्छा रिकॉर्ड इसका नहीं है, क्योंकि इसने बहुत अपने फायदे के लिए बहुत ज्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। और इसी कारण आज हम इस विषय पर बात करने के लिए उद्यत हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो या प्रदूषण हो, ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनसे के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की बीमारियां व्याप्त हुई हैं। और ये सब पर्यावरण के असंतुलन के कारण। लेकिन उस सब के बावजूद भी धरती माँ ने, प्रकृति ने हमें इतने उपहार दिए हैं जिससे कि हम आज जीवित हैं और हमारा जीवन चल रहा है। जब भी समाज आर्थिक संकटों, युद्धों या अनेक समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहा होता है,
तो उन सब के बीच भी पर्यावरण एक मुख्य मुद्दा होता है, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है इस रूप में कि पृथ्वी ही एकमात्र घर है जो मनुष्यों के पास है। हवा, भोजन और अन्य जरूरतें इस पृथ्वी से ही प्रदान होती हैं, और उस पर जो पृथ्वी पर जो ये सारी सारी चीजें हैं, ये पर्यावरण या एटमॉस्फेयर ही हमें प्रोवाइड कराता है। यदि लिटरेरी मीनिंग देखें तो पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि, जिसका मतलब है हमारी सराउंडिंग चारों ओर, और आवरण, जिसका अर्थ है कि ऐसी चीजों का एक संकलन जो व्यक्ति के चारों ओर से व्यक्ति को घेरे रखते हैं। तो इस तरह से यदि हम देखें तो पर्यावरण समस्त भूलोक या भूगोल में यदि हम देखें तो एनवायरमेंट, जिसे कि पर्याय के रूप में हम मानते हैं, तो ये पर्यावरण का मतलब हो गया हमारे चारों तरफ का आवरण। और जब, क्योंकि ये हमारे चारों तरफ है, इसका मतलब ये हम पर हमें प्रभावित करेगा ही, बेशक करेगा। दूसरी तरफ एनवायरमेंट एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटरेरी मीनिंग आसपास। आसपास मतलब ये जैविक और अजैविक दोनों को ही दर्शाता है। तो दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पर्यावरण एक ऐसा परिवेश है जिसमें के जीव निवास करते हैं। जीव वो मानव भी हो सकता है या अन्य जीव भी हो सकते हैं। और पर्यावरण और जीव यदि देखे जाएं तो पृथ्वी के या प्रकृति के दो संगठित लेकिन जटिल घटक हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, जीवमंडल और सौर ऊर्जा। ये बेसिकली 5 ऐसे फंडामेंटल घटक हैं जो पर्यावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं या प्रभावित रहते हैं। जिससे पृथ्वी के चारों ओर आप देखिए एक गैसीय परत है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। उसी में हम सांस लेते हैं, उसी में जीवित रहते हैं, उसी में अपना सांस छोड़ते भी हैं। स्थल मंडल पृथ्वी की बाहरी परत है जिसे क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, और इसका जो बेसिक जो घटक है वो टेक्टोनिक प्लेट्स है। और जब भी जलवायु का परिवर्तन होता है, वन्य जीवन, जंगली स्थान और देश भर के समुदायों के लिए ये एक खतरा उत्पन्न कर देता है। समुदाय जीवी मतलब मनुष्य के अलावा बाकी और जो समुदाय हैं वो पहले से ही बदलते हुए जलवायु के प्रभावों को महसूस करते हैं, और इनका इनके सामने आने वाली जो चुनौतियां हैं जो पर्यावरण की वजह से आती हैं, उनका सामना करना अब धीरे 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 एक समस्या बनती जा रही है। और उस समस्या का समाधान हम कैसे करें, इसके ऊपर लगातार रिसर्च चलती रहती है। पेड़ पौधे पर्यावरण को मेंटेन रखने में एक अहम किरदार निभाते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पेड़ पौधों का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लगाना या इनको पोषित करना पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बहुत बहुत। पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना भी आप समझिए नामुमकिन है, क्योंकि धरती पर मौजूद पेड़ पौधों से ही हमें जो शुद्ध वायु मिलती है या ऑक्सीजन मिलती है, सांस लेने में जिसको हम प्रयोग करते हैं, वो पेड़ पौधों से। देखिए मजे की बात, आप लोगों को संभवतः पता हो या कुछ को ना भी पता हो कि एक पेड़ ऐसा भी है जो इसे पर्यावरण का दुश्मन भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण का दुश्मन किसी पेड़ को क्यों कहा जाएगा। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताऊं कि पेड़ पौधों के फायदे के बारे में तो हम सब बहुत पढ़ते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा पेड़ जो पर्यावरण का दुश्मन है उसको हम यूकलिप्टस कहते हैं। कई जगह इसका नाम सफेदा भी कहा जाता है। सफेदा बड़ा लंबा सा सफेद पेड़ होता है। इसको पर्यावरण का दुश्मन क्यों कहा जाता है? कारण यह है कि ना ये पेड़, इसके पेड़ के अंदर ये क्वालिटी होती है कि पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को कंज्यूम करता है। इस पेड़ को जहां भी लगाया जाता है आप देखिएगा वहां के इसके आसपास कोई दूसरा पेड़ भी नहीं हो सकता,
यहां तक कि हरी घास भी इस सफेदे के कारण नहीं पनप पाती। यही कारण है कि इसको पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि जो पर्यावरण के सबसे ज्यादा उपयोगी घटक हैं, पेड़, उनको ये पनपने नहीं देता। आप ये देखिए, ये जो यूकलिप्टस का पेड़ है, इसको दलदली जमीन में सबसे ज्यादा लगाया जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा दलदल हो या जहां पानी की बहुत ज्यादा मात्रा हो, क्योंकि ये दलदली जमीन को भी कुछ समय बाद सामान्य भूमि या कई जगह तो सूखी भूमि के लिए परिवर्तित कर देता है। अंग्रेजों ने कभी, अंग्रेजी जब अंग्रेज भारत आए थे उस समय ये कभी यूकलिप्टस को यहाँ लाए थे, लेकिन उस समय तो ये भारत की नदियों के या जहाँ नमी वाली जगह थी वहां पे लगाया गया, पहाड़ों पर भी लगाया गया, जहां जहां नदियों के किनारे लगाया गया। लेकिन आज के समय में ये पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनता है। और पर्यावरण दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने के लिए 1972 में की थी। 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हालांकि इसके करीब 2 वर्ष बाद 5 जून 1974 से पर्यावरण दिवस को मनाना आरंभ किया गया और 5 जून 74 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस चर्चा के दौरान जब ये पर्यावरण को मेंटेन या पर्यावरण में सुधार के लिए या पर्यावरण को नियंत्रण करने के लिए या पर्यावरण के महत्व को समझाने के लिए जब ये पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो उस समय पर्यावरण को 3 भागों में बेसिकली बांट दिया गया: भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। एक्चुअली हम लोग पर्यावरण के महत्व को, वास्तविक महत्व को नहीं समझते, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि पर्यावरण के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, जो हमें इसके या जो ऐसे घटक जो पर्यावरण को के महत्व को समझने में हमें सहायता कर सकते हैं। पर्यावरण जीवित जीवों को स्वस्थ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आप तय मानिए। यह परिस्थितिक संतुलन बनाए रखता है जो पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखता है। पर्यावरण, अच्छा पर्यावरण हमें भोजन, आवास और हवा प्रदान, मानव की सभी जरूरतों को ऑलमोस्ट ये पूरा करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। और इस सब के अलावा जो मनुष्य का संपूर्ण जीवन है वो पर्यावरण के विभिन्न घटकों पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी पर विभिन्न जीवन चक्रों को बनाए रखने में पर्यावरण मदद करता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कि हमारा पर्यावरण प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोत है और प्राकृतिक सौंदर्य से ही हमारी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहते हैं। लाखों वर्षों से पृथ्वी हमें बेहतर जीवन देने के लिए अनेक चीजें, भोजन, प्रकाश, हवा, जंगल, झरने, कपड़े, लत्ते सब देती है। और पारिस्थितिक हमें जो तंत्र हैं ये हमें कृषि और फसलों को उगाने में मदद करते हैं। आप देखिए, हमारे जो अपशिष्ट उत्पादों को कृषि के लिए खाद के रूप में अवशोषित किया, जो हमारा बेकार की चीजें हैं जिनको हम खराब या अपशिष्ट मानते हैं, वो जैविक रूप से जहां हम उनका त्याग कर देते हैं वहीं वो खाद के रूप में उनको इस्तेमाल किया जाता है। पर्यावरण को सुधारने के लिए जो पर्यावरण दिवस का जो महत्व था, उसके पीछे एक कारण यह भी था कि जो आगे विश्व के सामने आने वाली चुनौतियां हैं उनका हल हम कैसे निकालें। लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ये एक पहल की थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था या प्रमुख उद्देश्य था या जो अल्टीमेट जो इसके पीछे जो उनका सोच रही, वो ये थी कि प्रकृति की रक्षा के लिए लोगों के प्रति या मनुष्यों में जागरूकता बढ़ाई जाए, जिससे कि दिन प्रतिदिन बढ़ रहे पर्यावरण के मुद्दों को हम महसूस कर सकें और
उसके प्रति जागरूक होकर हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि पृथ्वी विभिन्न जीवित प्रजातियों का घर है और हम सभी भोजन, हवा, पानी और अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य भी है कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और इसकी रक्षा करें। क्योंकि देखिए, मनुष्य को स्वस्थ जीवन में पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पर्यावरण ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मनुष्यों के पास है, और ये हवा, भोजन और अन्य जो है जरूरतें स्वस्थ पर्यावरण ही हमें प्रदान करता है। मानवता की जितने भी जीवन समर्थन की प्रणालियां हैं, उनमें के जो कारक हैं वो सब पर्यावरण पर निर्भर है। पर्यावरण वायु और जलवायु को नियमित या विनियमित करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक और कारण पर्यावरण इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों को के प्रॉपर चैनलाइजेशन या जो स्रोत हैं उनको मेंटेन रखने में बहुत बड़ा अपना योगदान देता है। पर्यावरण पृथ्वी पर, या कहें कि पर्यावरण के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का एक अस्तित्व है, और पृथ्वी के जीवन का एकमात्र जो कारक है, कॉज है, वो पर्यावरण ही है। विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मानवीय गतिविधियां हैं, उनसे सीधा पर्यावरण की आपदाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिसके कारण जो अम्ल वर्षा या महासागरों में जो एसिडाइजेशन या फिर पॉल्यूशन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन होता है, ओजोन की जो लेयर है वो ओजोन बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, और प्रदूषण आदि समस्याएं पर्यावरण के दुष्परिणामों के कारण या हमारे पर्यावरण के प्रति उदासीन होने के कारण ही हो रही है। आज सबसे बड़ा मेन कारण जो है वो उच्च जनसंख्या और बहुत सारे लोगों का जो दबाव है प्रकृति पर, ये बहुत ज्यादा पड़ रहा है, और इससे न केवल तनाव पैदा हो रहा है, बल्कि दुनिया भर की जो जीवित प्रजातियां हैं वो ध्वस्त होती जा रही। हमारे ग्रह का जो जीव तंत्र है उसमें रासायनिक और भौतिक वातावरण दोनों शामिल होते हैं, और वो दोनों लगातार पर्यावरण की अव्यवस्था के कारण बदलते जा रहे हैं। पूरी दुनिया में हर प्रकार की जो सिस्टम है वो प्रदूषित हो रहे हैं, क्योंकि अब देखिए, पहले मनुष्य पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और अगर करते भी थे तो वो एक जमीन का छोटा सा क्षेत्र होता था। जबकि आज जो मानव जो प्रजाति है या मानव की जो संख्या है, आबादी है, वो विभिन्न तकनीकी प्रगति, ऑटोमोबाइल का विस्तार और नए नए अपग्रेडेशन, नई नई जो हमारी आविष्कार हैं, उन्होंने हमारे परिस्थिति तंत्र को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है, और उसी की वजह से यह संतुलन बढ़ता जा रहा है। लोग लॉन्ग टर्म असेसमेंट के तरफ नहीं देखते, मतलब जो परिणाम बहुत लंबे समय बाद सामने आते हैं उनका हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, और बिना सोचे समझे हम लगातार ऐसी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं जो हमारी प्रकृति के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, हमारी प्रकृति को खराब कर रही है। विभिन्न बीमारियां, महामारियां, अकाल, दुर्घटनाएं और ऐसे रोगों के बारे में हम अब सुनने लगे हैं जिनका जो रूट कॉज है, जिनका जो मुख्य कारण है, वो पर्यावरण का असंतुलन या फिर पॉल्यूटेड पर्यावरण, पॉल्यूशन। और अब आदमी को बेहतर जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि पहले बड़ा सुचारू चलता था। हालांकि ये प्रौद्योगिकी की जो प्रगति है या उद्योगों का जो विकास है, ये भी आवश्यक है, लेकिन इसके साथ साथ जो विभिन्न प्रदूषण के कारण, चाहे वो जल प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण हो, उसके कारण जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा व्यक्ति के शरीर को या फिर जीवों के, समस्त केवल आदमी नहीं है इस कारण में, और सबल जीव जंतुओं को बहुत प्रभावित करते हैं। क्योंकि इन उद्योगों से जो हानिकारक गैस या रसायन या निर्माण के कचरे का उपयोग
जो निष्पादन होता है वो बहुत पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, प्रकृति या व्यापार या उद्योग या कारणों में हर कोई कृषि को छोड़कर अन्य कारखानों में या फिर पैसा कमाने की होड़ में वाणिज्य या उद्योग की तरफ जो चलता जा रहा है, ये भी एक कारण ऐसा है जिससे कि वायु, जल और आकाश तीनों का जो पर्यावरण है वो प्रभावित हो रहा है। अब देखिए ना, ग्रीन हाउसों में गैस की अधिकता से पर्यावरण गर्म हो जाता है। सुरक्षा की जो मुख्य ओजोन लेयर है वो धीरे 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 नष्ट हो रही है, जिसके कारण सूर्य की जो हमारी सीधी किरणें हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी में प्रवेश कर रही हैं, और उसके कारण जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो पिघलते जा रहे हैं। और इसके कारण न केवल मनुष्य बल्कि जानवरों में और जीव जंतुओं में और जीव जंतुओं में बहुत सारे रोगों की, विशेष रूप से त्वचा संबंधित रोगों की बहुतायत होने लगी है। पेड़ों की कमी, बढ़ता प्रदूषण, इलेक्ट्रिक उपकरणों का बहुत ज्यादा उपयोग के कारण जानवरों के, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां अब विलुप्तता के कगार पर है। अब देखिए, गौरैया गायब, बहुत से जीव गायब, मछलियां गायब, बहुत से जो आप देखिए जो पहले अपन लोग के सामने आसपास रहते थे जीव जंतु, आप खुद देखिए कितने घूमते रहते थे और हम खूब आनंद लेते थे उनके, वो धीरे 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 प्रजातियां सारी सारी गायब होती चली जा रही। कभी ग्रामीण जिलों में जो जंतु, जीव जंतु हमें दिखते थे वो अब बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते। क्यों? कारण अब उद्योगों का जो हानिकारक उत्सर्जन है या जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसीज हैं, उनके कारण ये जीव जंतुओं का जीवन समाप्त होता जा रहा है। और प्रकृति का ये असंतुलन पृथ्वी पर लंबे समय तक चलता रहेगा यदि, तो आप तय मानिए कि ये हमारे लिए भी गंभीर समस्याएं पैदा करेगा और आगे से खतरा भी इसका बढ़ता चला जाएगा। तो पर्यावरण का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य महत्व है, प्रत्येक जीव की वृद्धि और विकास में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि मानसिक दृष्टिकोण से ये मनुष्य को विकसित एटमॉस्फेयर देता है, और ये उसके जीवन के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि उसके जीवन की जो आधारभूत या मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी यही प्रोवाइड कराता है। और इसी के द्वारा भविष्य की एक पीढ़ी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पर्यावरण पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या जो दुष्प्रभाव है उसको पूरा विश्व महसूस करता है, और इसी महत्व को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इसे सहेज कर रख सकें और इसका समुचित उपयोग या उचित उपयोग कर सकें। यदि हम देखें तो पर्यावरण का महत्व जो है, मुख्य रूप से पर्यावरण एक प्राकृतिक घर है। पर्यावरण सभी जीवों को एक प्राकृतिक घर या आश्रय प्रदान करता है। हालांकि इस इंसान ने अपनी आरामदायक जीवन शैली के लिए, बेहतर सुविधाओं पाने के लिए जो जगह का उपयोग किया, घरों का निर्माण किया या घरों के अंदर जो आवश्यक सामग्री है उसका निर्माण किया, वो सब हमें प्रकृति से मिली। लेकिन उसके बाद जो इसने इसके अंदर संसाधन लगाए, चाहे वो एसी हो, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो ये बोरिंग हो, इन सब से इसने पर्यावरण को नष्ट करने की तरफ अपना कदम उठाया। प्रत्येक जीव के अंदर विभिन्न क्रियाओं से जो भोजन का एकत्रीकरण होता है, आवागमन होता है, या फिर जितनी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो सब पर्यावरण हमें देता है। चाहे वो हरे पौधों की तरफ के रूप में देता हो, चाहे वो सनलाइट के रूप में देता हो, चाहे वो शुद्ध वायु के रूप में देता हो, चाहे वो शुद्ध पानी के रूप में देता हो। ये सब चीजें वो हैं जो हमारे लिए जो भोजन है उसका निर्माण करती हैं, प्लस हमें बेहतर जल और बेहतर जीवन देती है।
और न केवल जल और जीवन, बल्कि जो हमारी बेसिक नीड है, हमारी सांसों के लिए जो साफ वायु है, उसको यदि हम देखें तो वो केवल और केवल शुद्ध पर्यावरण ही हमें उपलब्ध कराता है। क्योंकि हमारी समस्त गतिविधियां, यदि हमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी, तो हमारी इनहेलिंग पावर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो हमारा जीवन बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाएगा। ऑक्सीजन की इस निरंतर आपूर्ति के लिए हमें अपने आसपास का वातावरण को शुद्ध रखना चाहिए। हरे भरे पौधों द्वारा हम इसको सुनिश्चित कर सकते हैं। आप देखिए, हरे भरे पौधे ही हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को ले खींचते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद दूसरी जो चीज है वो है जल। जल के बिना आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। सभी जैविक गतिविधियों के लिए पानी बहुत आवश्यक है, और हमारे पर्यावरण के लिए जैविक और अजैविक दोनों जो घटक हैं, वो प्रदूषित पानी से जल को वाष्पित करते हैं और हमें शुद्ध जल का देते हैं। अब देखिए ना, गंदा पानी सब जमीन में जाता है, गंदा संदा मैल मिट्टी सब जाती है, और उसके बाद जब हम उसको बोरिंग करके खींचते हैं, जो नीचे पृथ्वी जो हमें जल देती है, वो कितना शुद्ध होता है जो कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कारण पृथ्वी की जो विभिन्न मिट्टी की परतें हैं, वो एक तरह से छलनी का रूप में कार्य करती हैं और पानी को बिल्कुल 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 क्लीन एंड क्लीन बना लेती हैं, और इसी कारण हम बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और पर्यावरण का एक्चुअली निर्माण जो है, पर्यावरण जो हमारा है, ये ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ बनाता है कि जिससे कि हम स्वस्थ रहें। पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील है, और परिवर्तनशीलता का एक प्रमुख कारण जो है वो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। क्योंकि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है, या चंद्रमा से जो शीतलता मिलती है, वो सभी जीवों को अनुकूल और प्रतिकूलता के हिसाब से मिलती रहती है। पर्यावरण अपने आप पोषित होता है और अपने आप ही नियंत्रित होता है, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत अनेक भौतिक क्रियाएं कार्यरत रहती हैं, और जिनका न केवल जीवित बल्कि जो प्राकृतिक संसाधन है, हमारे पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान हैं, इन सब में जो जैव जगत है, एक तरह से जैव जगत जिसे कहते हैं, उसमें पर्यावरण के जो सारे घटक हैं उनका निवास होता है। पर्यावरण से जीवों में, आप देखिए, पर्यावरण ही एक ऐसा है जो जीवों को एक ऐसा एटमॉस्फेयर देता है कि जिसमें उस संसाधन, इतने अकूत संसाधन है, इतने अकूत संसाधन है कि आप सोच भी नहीं सकते। पर्यावरण का प्रभाव हमें सामने भी दिखाई देता है, और उसको अदृश्य रूप में भी हमारे को दिखाई देता रहता है। देखिए, पर्यावरण का इससे ज्यादा महत्व क्या हो सकता है कि पर्यावरण, मनुष्य अपने जीवन के दौरान अनेक बीमारियों से कई बार घिर जाता है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी दवाइयां हमें पर्यावरण से मिलती। आयुर्वेदिक दवाइयां पेड़ पौधों से, तो एलोपैथिक दवाइयां भी इनके एसेंस से ही प्राकृतिक कृत्रिम रूप से तैयार होती है। ये प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, उनको, उनसे ही एलोपैथिक दवाइयों का निर्माण किया जाता है, और ये दवाइयां यदि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्यावरण से ही आती हैं। इसलिए यदि हम एक वाइड टर्म यूज करें, तो पर्यावरण को औषधियों का भी घर कहा जाता है। शिक्षा की जितनी भूमिका किसी राष्ट्र को विकसित करने में होती है, उतनी ही भूमिका हमारे जीवन में स्वच्छता की भी। और स्वच्छ माहौल
स्वच्छ माहौल के लिए हमारा स्वस्थ शरीर और मानसिक विकास दोनों बहुत जरूरी है। और इन दोनों के विकास, समुचित विकास या संतुलित विकास के लिए पर्यावरण का भी, विकसित पर्यावरण या स्वच्छ पर्यावरण का, अच्छे पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, मैंने बताया, और अब ये 2024 में 5 जून को मनाया जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हर वर्ष पर्यावरण दिवस के लिए एक थीम निश्चित की जाती है, और इस बार की जो थीम है वो है लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन और ड्रॉट रेजिस्टेंस। मतलब भूमि की पुनर्स्थापना। जो भूमि खराब हो चुकी है, दूषित हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है, बंजर हो चुकी है, पथरीली हो चुकी है, उसका पुनः मरुस्थलीकरण किया जाए, और जो लचीलापन है उसका, उसको दोबारा से स्थापित किया जाए। मतलब ये जो पथरीली भूमि को से मरुस्थलीकरण मतलब मीन्स जो जैसे कि डेजर्ट, डेजर्ट से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि वर्तमान करीब 40% भूमि जो है उसमें डेजर्टेशन के दायरे में, मतलब वहां की, वहां में नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे कि वहां पर कोई भी उत्पादन नहीं होता, और वो एक तरह से 40% का मतलब आधी दुनिया को प्रभावित करती है। और दुनिया के लगभग 50% जो उत्पादन है, आर्थिक उत्पादन है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करती है। अब देखिए कि 2000 के बाद से सूखे की जो रेशो है या उसका जो दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। 2000 से लेके अब तक करीब 29% या 30% के करीब हो चुका है, और यदि यही रफ्तार चलती रही तो 2050 तक ये जो हमारी वैश्विक आबादी का 3/4, 3/4 जो भाग है उसके लिए ये सूखा उनके जीवन को खतरा पैदा कर देते। और इसी चक्कर में जो संयुक्त राष्ट्र ने का जो पर्यावरण का कार्यक्रम है उसमें सऊदी अरब ने यह घोषणा की कि मैं भूमि की बहाली और इसके मरुस्थलीकरण और इस सूखे के लचीलेपन पर ध्यान देने के लिए इस जो 2024 का की जो थीम है उसको वो मेजबानी करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पता ही है अरब में जो डेजर्ट है वो सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि विश्व पर्यावरण दिवस या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की जो आवश्यकता है उसको सभी, पूरी दुनिया ने महसूस किया। क्योंकि आप देखिए, मानव ने अपने जीवन को या अपनी जो आपूर्ति के लिए या अपने हितों के लिए पृथ्वी का या मानवीय ये जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उनका भयंकर दोहन, और पिछले 150-200 सालों में अपनी उन्नति या तरक्की या जिसको भी कहें, उसके लिए जितना प्रकृति का दोहन किया गया है मानव द्वारा वो आज तक नहीं किया गया। और उसी का ये परिणाम है कि जिसके कारण अब हमें एक एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाने की आवश्यकता पड़ी। ये इस विषय की गंभीरता है कि पूरा देश, पूरा विश्व को ये लगा कि यदि हमने अपनी प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया तो हमारा धीरे 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 प्रकृति नष्ट हो जाएगी। भारत ने पर्यावरण दिवस के बेहतर पर्यावरण के सुधार के लिए इन्होंने जैव ईंधन को बढ़ावा देना शुरू किया, और इसके लिए भारत सरकार ने पूरे देश में एथेनॉल का यूज जो है या उसका इस्तेमाल की योजना शुरू की। आप देखिए 1 अप्रैल 2023 से, अभी रिसेंटली आपने शायद लोगों ने पढ़ा, 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेचने की अनुमति दे दी गई, और BIS के निर्देश, BIS 6 वाले जो वाहन है उनको ही अनुमति दी गई आगे से बनाने की, जिससे कि पर्यावरण को ये नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा
जो वनों का क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिससे कि वनों के जो आसपास की जो क्षेत्र है वहां पे पुनर्वास और वन रोपण का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा सके। हरित भारत की एक योजना तैयार की गई, जिससे कि हरित भारत का राष्ट्रीय मिशन तैयार किया गया, जिससे कि जलवायु परिवर्तन के लिए जो हमारी कार्य योजना है उसको हम जमीन पर ला सके, और इसकी जो रणनीति ऐसी हो कि जिससे कि हम पूरे भारत में पूरे भारत में वृक्षों का जो था हरित क्रांति की तरह से वृक्षों को हम और ज्यादा उत्पादन कर सके। यूज एंड थ्रो की जो प्रक्रिया है इसको छोड़कर रिसाइकल की प्रक्रिया को हम अपनाएं, तभी हमें पर्यावरण के संरक्षण में हम योगदान देंगे। बारिश के पानी का योजना, वर्षा संचयन की प्रणाली को बहुत ज्यादा प्रमोट करने की जरूरत है, क्योंकि हम केवल और केवल पृथ्वी से जल का दोहन कर रहे हैं, उसका को हम दोबारा नहीं कुछ दे रहे हैं। जैविक खाद का उपयोग किया जाना चाहिए जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, हर स्थान पर, चाहे वो घर हो, स्कूल हो, दुकान हो, कॉलेज हो, कारखाना हो, अधिकतर पेड़ पौधे लगाएं, और न केवल लगाएं, उनका संरक्षण भी करें। अपने आसपास के वातावरण को हम साफ रखें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, हो सके तो ना करें, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करें, तभी हम इसकी तरफ पर्यावरण को के महत्व को समझेंगे और इसको अपने जीवन में उतार सकेंगे। जल का सीमित प्रयोग करें, संतुलित प्रयोग करें। पीआर, ये भी एक दिया, रिसाइकल, रिड्यूस एंड रीयूज के सिद्धांत का पालन। अब देखिए, पृथ्वी हमारा केवल घर नहीं बल्कि हमारी माता भी माना जाता है। भारत में भारत माता माना जाता है, धरती माता माना जाता है। इसके शोषण और दोहन को रोकना हमारा कर्तव्य है। यदि अब भी इसको नहीं रोका गया तो इसका परिणाम स्वयं मानव जाति को ही भोगना पड़ेगा, और कोई इसके लिए भोगने को तैयार नहीं। और जब मानव भोगेंगे तो भैया बाकी और जीव जंतु हैं उनके तो बेचारों की कोई औकात ही नहीं है। पर्यावरण दिवस मनाने का भी इसके पीछे एक मुख्य उद्देश्य यही रहा कि हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, और हम प्रकृति के दी जाने वाली चीजों का उतना ही उपयोग करें जितना हमारे लिए आवश्यक है। अपने साथ, अपनी अस्मिता के साथ साथ अन्य जितने भी जीव हैं उनकी अस्मिता का आदर करें और पर्यावरण को संरक्षित करने का, संयोजित करने का प्रयास करें। पर्यावरण से जुड़े मुद्दे को हमें आपस में प्रचार प्रसार करना चाहिए और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम बनाए जाए। लोगों में पर्यावरण के बारे में जानकारी नहीं होती। लोग पर्यावरण का मतलब है, हाँ ठीक है, जो वातावरण है वो है। और ये जो मुद्दे हैं, यदि हम ये धीरे 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 इतना विकराल रूप धारण करते जा रहे हैं कि यदि हमने इसको बहुत जल्दी इनको ऊपर कंट्रोल नहीं किया या इनको नियंत्रित नहीं किया, तो हमारे लिए ये बहुत जो है इनके दुष्प्रभाव है हमारे सामने आ जाते। पर्यावरण दिवस में पिछली बार आप देखिए, प्लास्टिक का यूज कम से कम करने के लिए 2023 में पर्यावरण की जो थीम थी वो थी, हमें इसको रोकना चाहिए। पिछले साल जो थीम थी वो थी बीट पॉल्यूशन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, और उस चक्कर में आप देखिए, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप बाजार में सब्जी लेने जाएं या सामान लेने जाएं तो आपको पॉलिथीन में सामान रख देगा। यदि वो नहीं देगा, हमने, आप देखिए, आपसे 20-25 नहीं तो कम से कम 30-35 साल पहले सब अपने घर से थैला लेकर जाते थे, उसमें सामान लाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिथीन और जो इन्होंने ऐसा इस पर प्रभाव डालना शुरू किया, आजकल कोई, आप सब जेब में हाथ देके चलते हैं और कोई भी नहीं करता। तो
चलिए, आप यूज कर रहे हैं तो पर्यावरण को पॉल्यूट भी कर रहे हैं, का विध्वंस भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी रक्षा भी तो करिए सर। क्योंकि ये मनुष्यों के साथ साथ आपके जो खाने पीने की चीजें हैं या फसलें हैं या आपके आसपास जो पौधे हैं या फिर आपके पास जो जीव जंतु हैं, उनके लिए भी बहुत जरूरी है। बहुत सारी रिसर्चों ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण का महत्व तो उन प्रजातियों की का संरक्षण करना ज्यादा है जो इसको नष्ट कर रही, मीन्स जो इसको ज्यादा खराब कर रहे हैं, उनको अपना जीवन सुचारू रखने के लिए, अपना जीवन संरक्षित रखने के लिए, इसको सुरक्षित, पर्यावरण को सुरक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्यावरण का संरक्षण वायु, जल और भूमि के प्रदूषण से, जितना आप इनका प्रदूषण कम कर देंगे, आपका पर्यावरण उतना अच्छा रहेगा। जैविक विविधता की सुरक्षा को आप सुरक्षित करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो संरक्षण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हमारी जो जितनी भी इन्वेंशन हो रही है, जितने भी हमारे नए आविष्कार हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल करने से पहले हमें उनके दुष्प्रभावों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा जो ग्रह है वो ग्लोबल वार्मिंग जैसे हानिकारक प्रभावों की चपेट में आ जाएगा और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है ना पर्यावरण, ये केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारा मौलिक कर्तव्य है, जो हमें अपने समाज, अपने आसपास के वातावरण, अपने ग्रह या और आगे की सोचे आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमें ये देना पड़ेगा। जिस तरह के हमारे से पिछली पीढ़ी हमें स्वस्थ वातावरण देके गई है, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम अपने आने वाली नस्लों को ऐसा माहौल दें, ऐसा वातावरण दें, ऐसी एटमॉस्फेयर दें कि उनका उज्जवल भविष्य सुरक्षित हो सके। देखिए, छोटे छोटे सरल कदम हैं, छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे कि हम पर्यावरण को नियंत्रित कर सकते हैं, उसमें अपना गिलहरी वाला योगदान दे सकते हैं। जब भी संभव हो, मैं जहां भी नहीं कह रहा, जब भी संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें या पैदल चलें, साइकिल का उपयोग, कम से कम एक पेड़, ढंग का पेड़ जरूर लगाएं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उसकी देखभाल करें। कम से कम एक प्राकृतिक उपयोग, प्राकृतिक उत्पादन या प्राकृतिक उत्पाद का उपयोग करें, आर्टिफिशियलिटी से बचें। बिजली या ऊर्जा, ऊर्जा में हम चाहे उसके ध्वनि हो या लाइट हो या प्रकाश हो, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। नॉन वेज ना खाएं, क्योंकि नॉन वेज के बाद भी जो हम पॉल्यूशन फैलता है उसका भी है। सिंगल यूज प्लास्टिक अवॉइड करें। अपने साथ साथ अपने आने वाले जो हमारे परिजन हैं, छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी पर्यावरण के बारे में उचित शिक्षा दें। पेड़ों का काटना या वनों का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो वनों की कटाई हो रही है, या बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट के लिए जो वनों की कटाई हो रही है, उसको रोकें। पर्यावरण संरक्षण का आप देखिए, जो बेसिक सबसे अच्छा जो ढंग है वो है वन रोपण। और इसीलिए आप 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सरकार को लाना पड़ा था, और इस अधिनियम को लाने के पीछे केवल और केवल इसका जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार किया जाए, और से जुड़े हुए जो मुख्य मामले हैं उनको प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में सुधार के लिए जो आवश्यक है उनको सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि इससे पहले कोई इसके बारे में कोई प्रोविजन था ही नहीं, और जब 42वां संशोधन संविधान का इसमें जोड़ा गया तो उसके अंदर जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, उनमें जंगल, झील, नदियों और वन्य जीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा को भी देश के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित कर दिया गया था।
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 42वां संशोधन था, उससे पहले जो मौलिक कर्तव्य थे उनमें जंगल, झील, नदियां और वन्य जीव की सुरक्षा का दायित्व मनुष्य पर था। उसके साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा को भी इसमें जोड़ दिया। हालांकि इस सम्मेलन में या इस जो प्रोविजन के बाद बहुत ज्यादा इसके ऊपर लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब क्योंकि हमारा संविधान उसके बाद अमेंडमेंट्स होते रहे और पिछले कुछ वर्षों में बहुत विकसित हुआ है, और अब से सबसे अधिक जो संशोधित संविधान के संशोधन है उनमें से यदि हम भारतीय पृष्ठभूमि के हिसाब से देखें तो पर्यावरण संरक्षण की स्थिति के संबंध में जो मौलिक कानून है वो बहुत बढ़ गया है। बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक मानव अधिकारों के अनुरूप इसको बनाया जा रहा है, और अब ये अच्छी तरह से स्थापित तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है कि पर्यावरण भी एक बुनियादी अधिकार है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कल्याणकारी राज्यों के विचारों की ओर झुके हुए हैं। स्वस्थ पर्यावरण को कल्याणकारी राज्य के लिए एक आवश्यक घटक बताया गया। हर एक राज्य की ये ड्यूटी है कि वो कल्याणकारी पर्यावरण के लिए अवश्य ही कोई ना कोई उपाय उठाए। आर्टिकल 47 में यह कहा गया कि राज्य अपने लोगों के पोषण स्तर और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार पर भी विचार करेगा, जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों के रूप में जाना जाएगा। हालांकि इसके अनुच्छेद 48A में यह कहा गया कि राज्य पर्यावरण को की रक्षा, सुधार, देश के जंगल और वन्य जीवों की रक्षा का करने का भी प्रयास करेगा, और इसका जो थर्ड वो था वो मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति के विकास के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप जानते हैं आईपीसी का जो आईपीसी लागू हुई थी 1860 में, उसका की एक सेक्शन है 268, वो एक परिभाषित करता है कि सार्वजनिक उपद्रव क्या है। सार्वजनिक उपद्रव को कम करना भी आईपीसी की धारा 133 से 144 के बीच में डिफाइन किया गया है। ये केवल एक निषेधात्मक मतलब एग्जाम्पलरी एक प्रोविजन है, और धारा 269 से लेकर 278 तक के आईपीसी के दंडात्मक प्रोविजन है, जिनमें पेनल प्रोविजन से एक तरह, जिसका अर्थ है कि किसी भी उपरोक्त प्रावधान का यदि आप उल्लंघन करने का आप दोषी हैं तो आपके खिलाफ केस भी चलाया जा सकता है और उसमें आपको सजा भी दी जाएगी। हालांकि पर्यावरण से संबंधित इसके बाद में 1972 में वन्य जीव अधिनियम, वाइल्ड लाइफ एक्ट आ गया। उसके बाद फिर 1974 में वाटर एक्ट आ गया, और 81 में अल्टीमेटली वायु अधिनियम भी आ गया। और अब देखिए स्टॉकहोम में जो घोषणा हुई थी उसके 5 वर्षों के अंदर अंदर पर्यावरण के संरक्षण और इसके सुधारों में जो बेसिक सुधारों के लिए संवैधानिक जनादेश को शामिल करने के लिए भारत के संविधान में संशोधन कर दिए गए। भारत सरकार ने पर्यावरण की योजना और उसके समन्वयन पर एक राष्ट्रीय समिति की भी स्थापना कर दी, और पर्यावरण से आप देखिए भारत सरकार के कार्यक्रमों में गंगा और यमुना सहित ऑलमोस्ट सभी नदियों की सफाई का कार्यक्रम शामिल है। जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 1986 में ये गंगा के प्रदूषण नियंत्रण के बारे में एक केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया, और उसी के का परिणाम ये था कि जो गंगा के अंदर जो गंदगी थी उसको किस तरह से रोका जाए या उसका संरक्षण कैसे किया जाए गंगा का, वो एक अधिनियम था। और मंत्रालय ने साधारण उल्लंघनों के लिए कारावास के खतरे को दूर करने के लिए जो मौजूदा प्रावधान है उनको अपराध मुक्त की जगह अपराध युक्त करने के लिए माना गया। इसमें कम अपराधों के लिए हल्की सजा, जेल, और अधिक अपराधों के लिए जेल प्लस जुर्माना, दोनों चीजें इन्होंने शामिल कर दी।
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के प्रावधान में किसी भी सूचना को गलत आगे भेजना या गलत रिपोर्टिंग या गलत प्रस्तुत करना को भी विधिवत रूप से उसका उल्लंघन माना गया। और इस संशोधन में कारावास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण कोष का एक निर्माण का प्रस्ताव किया गया कि उसमें जो पैनल प्रोविजन किए जाए वो उस कोष में जमा करा दिए जाए और जो जुर्माने की राशि है वो उसमें जमा करा दी जाए, जिससे कि ये पर्यावरण के संरक्षण या उत्पादन के काम आ सके। पर्यावरण संरक्षण यदि आप देखें तो बेसिकली 3 है: वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ रिजर्व और डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। जल संरक्षण के अंतर्गत अनावश्यक जल का उपयोग को कम करने के लिए या जल को सही तरह से उपयोग करने के लिए एक ऐसी प्रणाली की रचना की तरफ जोर दिया गया कि जिससे कि जल की आपूर्ति को हम सुनिश्चित कर सके और सबको स्वच्छ ताजा पानी मिल सके। आप सभी जानते हैं पानी हमारे जीवन की एक आवश्यकता है और इसके बिना हम ना बाहर रह सकते हैं ना अंदर रह सकते हैं। तो इसी सब चीजों को देखते हुए हमें ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इशू था कि जो हम उठाना चाहते थे। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यदि हम अपने कल को स्वस्थ देखना चाहते हैं तो आवश्यक है कि बच्चों को पर्यावरण, बेहतर पर्यावरण देकर उनकी सुरक्षा का सम्यक प्रयास करें और उनको समुचित रूप से हम उनको ध्यान दें। अब देखिए, अच्छे और महंगे ब्रांड के कपड़े पहनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों का स्वास्थ्य, क्योंकि चाहे वो वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, इसने हमारे जीवन को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है। चाहे वो वायु प्रदूषण को तो देखिए आप, इतना व्यापक हो चुका है कि आप, और दूसरी तरफ वायु प्रदूषण के साथ साथ जो नॉइज पोल्यूशन है। अब बच्चे की जन्म की खुशी हो या शादी की पार्टी हो, डीजे को एक आवश्यकता माना जाने लगा है। जहां गांव को विकसित करके नगरों से जोड़ा गया, वहीं मोटरसाइकिल और वाहनों की चिल्ल पौने महानगरों का भी तब खत्म कर दिया है। तो इसलिए सर, पौधा लगाने से पहले हमें वो जगह तैयार करना आवश्यकता है जहां पे वो विकसित हो और बड़ा हो। सर्वप्रथम हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना पड़ेगा, दूसरा जंगलों और पहाड़ों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाना पड़ेगा, और छोटे और बहुत कम आबादी वाले गांव हैं जहां पर, वहां पे पहाड़ों पर सड़क, बिजली, पानी जैसी सुविधा मुहैया करानी चाहिए जिससे कि वो वहां से विस्थापित ना हो। और इन सब चीजों से ही यदि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज वाली जो जगह है वहां से शहरीकरण नहीं होना चाहिए, और यदि शहरीकरण की तरफ वो चल दिए हैं तो उनको वहीं पर ऐसी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां दी जाए कि जिससे कि वो वहीं पर रह सके। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का उद्बोधन समाप्त करता हूं। आप सभी से भी अनुरोध है कि पर्यावरण के महत्व को समझें, पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर्यावरण से संबंधित बातों का पालन करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भाग्य शर्मा जी। हमेशा की तरह से आपसे हर विषय पे, किसी विषय पे आप सब बुलवा लें तो हमेशा सारगर्भित और बड़ा ऑथेंटिक और बड़ा ज्ञानवर्धक रहता है। सभी लोग अनम्यूट हैं। पर्यावरण पर तो खैर जानकारी काफी दे दी है, और कुछ जानकारी को देना चाहता दे सकते हैं। फिर हमारे आदरणीय एनके नैब साहब जो एनसीआर से वापस लौट चुके हैं, कानपुर में है, तो सब धन्यवाद के देंगे। देवऋषि जी ने तो पर्यावरण के ऊपर पूरा, ये तो पूरे आसपास के लोगों का भी पर्यावरण का हाँ संरक्षण नहीं करा नहीं, रहे हैं सर। आज ही हम 3-4 घंटे यहाँ हमारे सेक्टर में जो पत्ते गिरते हैं उनकी हम खाद बनाते हैं। मैं उसकी लीफ कंपोस्ट करता हूँ। आज ही उसके 64 बैग पैक किए हैं 3-4 घंटे लगा के हैं। तो इसकी इसकी तो आप तो बहुत व्याख्या कर दी है। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक स्टडी हुई थी कि मनुष्य जीवन में जितनी ऑक्सीजन लेता है एक अडल्ट आदमी,
उसके लिए 7 पेड़ लगाना 12 फुट ऊंचे, और पत्तों वाले पेड़ लगाना, ये अगर वो लगा लेता है अपने जीवन में, तो जीवन में जितनी ऑक्सीजन लेगा वो उसकी सब पूर्ण कर। तो मेरा ख्याल हम लोगों को ये आज आज के संदर्भ में सबको प्रण लेना चाहिए कि जीवन में कम से कम 7 पेड़ जरूर लगाएं, ताकि हम अपना एक फर्ज, छोटा सा फर्ज है, ये निभा लें, तो संतुष्टि रहेगी भाई हमने अपनी जो ऑक्सीजन वातावरण से ली है उसको हम पूर्ति कर रहे हैं। तो एक हाँ छोटा हाँ, सा सुझाव है। हाँ, ऋषि जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पेड़ लगाना जरूरी नहीं है। आप चाहे 7 की जगह 5 लगाए, नहीं बचाना, पेड़ों को, हाँ, मैं नहीं नहीं 12 फुट, नहीं, मैं पेड़ों को आप, मैं देखता हूँ जब ये पौधारोपण का ड्राइव चलती है पर्यावरण दिवस, लोग 50-50 पेड़ लगा जाएंगे और उसके 4 दिन बाद, नहीं हाँ, नहीं, 12 फुट ऊंचा बिल्कुल पेड़ होना बिल्कुल, चाहिए, तब तब होता है। जाके होता है। हाँ, लोग तब होता पर्यावरण, पेड़ लगाने के साथ साथ उनका हमें है। उचित बिल्कुल बिल्कुल संरक्षण संरक्षण बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल देखिए, बिल्कुल। इतनी योजनाएं चलती है कि हमने इतने लगा दिए, इतना लगा दिया, कहीं कुछ नहीं होता। नहीं, हमने यहाँ हमारे अपने बहुत जरूरी सेक्टर है। में नहीं, एक मैं फॉर आप एक आप तो एक बहुत फॉरेस्ट जागरूक। एक फॉरेस्ट जोन बनाया है। उसमें ज्यादा लोग नहीं है पूरे सेक्टर में, तो 15-20 लोग अटैच्ड है। तो हमने तो बिल्कुल उसमें आदमी रखा हुआ स्पेशल पर्सन, हमने पाइपलाइन भी डलवा दी है। तो वहां ऐसा जंगल बनाएंगे कि लोग हम सोलह पे बाद में वो छाया तक जीवन में नहीं, जमीन पे नहीं आएगी, इतने पेड़ लगाए जा रहे हैं, वहां लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल एक जंगल बना देंगे। तो तो सर, आप 7 पेड़ आप तो लगाने आप का, तो 7 पेड़ लगाने का आज अरविंद जी एक रेजोल्यूशन पास करवा दीजिए। वे एक दूसरे को, सबको प्रेरित करें, और अपने अपने परिजनों को, अपने परिवार वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मित्रों को, हम तो ये शुरू कर रहे हैं, मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ। तो 7 पेड़ अपने दोस्तों के सब लिखवा लूंगा, भाई एक पेड़ कितने लगवाए हैं सब, एक पूरा रजिस्टर बना लेंगे, हैं, ठीक है। बेशक बेशक बेशक। बाकी जी, इसमें सांस के साथ साथ हमको अंतिम संस्कार में जितनी लकड़ी चाहिए वो भी जोड़ लो इसमें। जी जी जी। नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक आ गया, इलेक्ट्रिक वाले आ गए अब तो। नहीं, हम्म। जहाँ इलेक्ट्रिक नहीं है, जहाँ पर चाहिए, मतलब हमारे यहाँ भी इतना नहीं है इलेक्ट्रिक का ना। हाँ हाँ, ये भी कम बात से सही। कम अंतिम संस्कार में जितनी चाहिए वो भी जोड़ ले जाए ना। जी जी जी। के लिए लकड़ी के एक रूल बना था दिल्ली में कि जितनी लकड़ी आप लगाएंगे उतनी पेड़ लगानी होगी। जितनी आप काटेंगे, मरने के बाद पेड़ जित लगाने होंगे। हाँ, मरने के बाद भी। मरने के बाद तो आप यहीं रहेंगे ना, तो पहले इसीलिए लगा के बात जाइए जब तक, जब, हम लोग यदि आपने पेड़ नहीं लगाए तो मरने के बाद भी आप यहीं घूमते रहोगे जब तक पेड़ नहीं लगेंगे। सही बात है। पीपल, और पीपल हम के पेड़ पे हमको याद है हमें पीपल। देना पड़ा था लकड़ी, उतना जाके जमा करना पड़ा था। सर, जागरूकता तो आ रही है, पर लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को बिल्कुल परवाह नहीं करते, उनको ये इस आज का खबर था कि जो इसने कौन सी गवर्नमेंट ने पार किया, शायद नेपाल गवर्नमेंट ने, कि जो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेगा वो अपनी एक्सक्रीशन वापस लेके आएगा। ये सही करा, बहुत सही, सही वहां बात है। रिपोर्ट। वागीश जी, अभी अभी पार्लियामेंट में जो कानून हुआ है, अभी 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 1-2 दिन पहले, उसमें क्या सब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट को कम कर दिया गया है क्या? एक्सप्लेन जी हम नहीं जी, समझ पाए हैं। कम किया गया उन्होंने ना, पैनल, मतलब मीन्स के उन्होंने ना एक अलग फंड बना दिया है उन्होंने, बोले नहीं, वो किसी, उससे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? नहीं नहीं, गड़बड़ क्या होगा वो, रिलैक्स हाँ, नहीं रिलैक्स कर नहीं देंगे नहीं नहीं, तो रिलैक्स ऐसे नहीं ही होंगे रूल सर, नहीं फॉलो करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही ऐसा रूल कुछ नहीं नहीं है सर, फॉलो करते हैं तब तो और भी नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पैनल प्रोविजन कर दिए हैं सर, उसमें उन्होंने कहा है कि जेल भेज के इसे पालने से अच्छा है, इससे हम पेनल्टी ले लें और उसको हम आपदा नियंत्रण कोष में या इन तरह के एनवायरनमेंट कोष में जमा कराएं। देखा जाएगा कैसा होता है। आदरणीय एनके साहब। नैब साहब अपने घरौंदे में पहुंच गए संभवतः। आज सुबह पहुंच गया था। बड़ा आनंद पूर्ण रहा। और मैं स्पेशली जूम पे मेंशन करना चाहूंगा कि हमारी जो बेस्ट मीटिंग रही वो माता जी के साथ रही। और उनके बेशक। साथ ऐसा वो जो उन्होंने स्नेह दिया है, माता जी ने, अरविंद शर्मा साहब के घर गए थे
जो स्नेह दिया उन्होंने, जो प्रेम दिया, हमारी पत्नी अभी तक उसमें उससे निकल नहीं पाई। सुबह से उनकी फोटो ले लेके ना, हम लोगों की खींची है, उसकी वीडियो बना रही है, फिर रील बना बना के डाल रही है। वो कह रही वो एक्सपीरियंस ही अलग था। इट वॉज ए वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। और रियली मुझे लगता है हम लोग पहले क्यों नहीं गए। और माता अमृता फिर जी, जैसे हम माता अरविंद शर्मा साहब के घर गए थे, वहाँ इनकी मदर से मिले थे, उसका एक्सपीरियंस अच्छा था। वो अच्छा जो अच्छा अच्छा। हमारे, हाँ, वो जो हमारे जो साहित्य, मतलब वो जो मीटिंग वो होती है ना, संध्या, हाँ, उसमें जो माता जी सबसे पहले जो हमारा उद्घाटन करती है, सबसे पहला जो भजन वो सुना दैट वाज वो। डिफरेंट, वो मैं मेंशन करना चाहता था। दैट वाज, बाकी जो मीटिंग्स रही, जैसे भागीश जी से मिले और अभी फिर मिलेंगे जाके, तो बार बार इच्छा कर रही मिलने की। आई विल कम अगेन। हाँ सर, आज के बारे में बात हो जाए। देखिए, आज एक बड़ा सामयिक विषय लिया था, पर्यावरण की सुरक्षा आज की बहुत बड़ी आवश्यकता। बात सही है। सच पूछे तो हमारी उत्पत्ति भी प्रकृति से होती है और अंत भी प्रकृति में ही होता है, उसी में जाके विलीन हो जाती है। वही हमारा, हमारी कहना चाहिए, सृजन करता है और वही संहार करता भी है। तो हम एक तरीके से प्रकृति का एक हिस्सा है। प्रकृति की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, यानी कि खुद अपनी सुरक्षा करना। और आप अगर देखें, कोरोना काल में प्रकृति सबसे ज्यादा, पर्यावरण सबसे ज्यादा सुरक्षित रहा था। क्यों रहा था? कि उस वक्त जो मानव मात्र था, जिसके दिमाग था काम करने वाला, वो कुछ नहीं कर रहा था। तो प्रकृति कहती, ईश्वर कहता है, अगर तुम मुझे सुरक्षित रखना के चाहते हो तो तुम शांत बैठ जाओ। मुझे खोचड़ी करते रहते हो, जो उटपटांग हरकतें करते रहते हो, मेरा दोहन करते रहते हो, ये गलत है। इतने जीव जंतु, हम लोग कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, उसमें जीव जंतु, जलचर, नभचर, पृथ्वीचर, जितने लोग हैं, किसी से पर्यावरण की सुरक्षा को खतरा नहीं। तो क्योंकि वो प्रकृति के नियम के अनुसार चल रहे हैं, वो प्रकृति के विरुद्ध जाके कोई काम नहीं कर। तो उनको प्रकृति ने दिया है, जो उनके लिए नीति, क्या नियति की गई है कि तुमको इस तरह से चलना, ये खाना, ये पीना, ये इस तरह सोना, इस तरह गाना, इस सीजन में यहाँ चले जाना, इस सीजन में यहाँ चले जाना। इस तरीके से एक की गंदगी दूसरा साफ करेगा, दूसरी गंदगी तीसरा जल साफ करेगा। जीव कैसे एक दूसरे को खा पी के खत्म करेंगे, कैसे करेंगे, वो प्रकृति ने पूरा संजो के रखा है। और जहां तक अभी तक मनुष्य के पांव नहीं पड़े, वो अभी भी सुरक्षित है, खूबसूरत है, जिसे अनटच्ड कहा जाए। वो अभी तक कहा जाए कि वहां का पर्यावरण द बेस्ट, कहते हैं। वहां जाके आप सांसें लीजिए तो लगता है कि फेफड़े आपके खुल गए। जहां आदमी पहुंचा वहीं गंदगी शुरू। अब एवरेस्ट की बात की गई, उन्होंने जापान के लॉ की भी बताई ऋषि साहब ने। माउंट एवरेस्ट इतना खूबसूरत, इतना पवित्र, सब कुछ, बस आदमी पहुंचाने की गंदगी शुरू हो गई। और प्लास्टिक की बोतलें भी छोड़ आएगा, और एक्सक्रीशन वाली बात तो वो तो एक नेचुरल कॉल है, जहां जाएगा कुछ ना कुछ तो गंदगी फैला के आएगा। तो हमको सिर्फ ये करना है कि कुछ नहीं करने का मतलब है कि हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार, बाकी जो ये नियम बताए इन्होंने, आज इन्होंने चूंकि एडवोकेट भी हैं और इनको पूरे संविधान की, और संविधान में क्या क्या संशोधन किए गए, नियमावली कैसे लाई गई, सब के बारे में ज्ञान है, उसका बड़ा विस्तार से इन्होंने चर्चा की। लेकिन हम कितने नियम मानते हैं, हमारे में कितनी लकड़ी लगेगी और कितने हम पेड़ लगा लेंगे, मुझे नहीं। वैसे 7 ही गिनती करें तो इतने तो हमने कितने उद्घाटनों में लगा लिए, लेकिन उनकी सुरक्षा तो हमें भी नहीं पता, हम तो लगा के आ गए। उसके बाद क्या हुआ? जैसे इन्होंने ऋषि साहब ने कहा कि साहब हम लोग ने वो जगह ली है और बनाई है, और उसमें हमने कर देंगे कि एकदम जंगल हो जाएगा। जगह नहीं मिलती। पेड़ तो आप 7 कह रहे हैं, हम 70 पेड़ अभी खरीद के जाके लगाने को तैयार हैं, लेकिन कहाँ लगाए, किसके खेत में जाके गाड़ दें, किसके घर में घुस के गाड़ दें? किसी घर के सामने आप नीम का, पीपल का, बरगद का पेड़ लगा के देखिए, लाठियां चल जाएंगी साहब। हमारे घर के सामने भूतिया पेड़ लगा रहे हैं, हम तो उसको लाख समझाते रहे कि साहब इससे ऑक्सीजन निकलेगी, आपके घर को शुद्धि मिलेगी। हम लोग की कोशिश ये रहती है कि घर में जितने ज्यादा गमले लगा सके, उसमें जितनी ज्यादा तुलसी लगा सके, जिससे कि कम से कम ऑक्सीजन लेवल घर का, शुद्धता घर की, ये पॉल्यूशन घर का, ये ठीक रहे। तो हमारे छोटे छोटे अटेम्प्ट्स भी हमारी चीजों को अच्छा कर सकते हैं। हम प्रकृति के विरुद्ध ना जाए। प्रकृति जन्य चीजें हैं, जैसे जिस नेचर ने जिस शक्ल में चीजों को दी है, उसके हिसाब से अपने को अडॉप्ट करना शुरू करें। फ्रूट्स खाना शुरू कर दें, सब्जियां खाना शुरू कर दें। अब बड़ी अच्छी बात की, मैंने इसमें इनका अंगूठा भी दिखाया था
बागीचों ने कहा कि नॉनवेज बंद कर दें बिल्कुल। मैं क्या, बिल्कुल सही बात है। नॉनवेज मतलब ये प्रकृति की, हमारी प्रकृति में नहीं, मनुष्य की प्रकृति में नहीं है। और जितनी तरीके से हम चीजों को बनाएंगे, जितने एसिड्स डाल के और ये आइसिंग करके, उससे वो आइसिंग करके, इस तरीके के पका के, उसमें ना केवल हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम अपने शरीर का भी दोहन कर रहे हैं, अपने शरीर की भी खराबी कर रहे हैं। टिश्यू पेपर बनाने में कितना पेपर, बताइए अब, एक फिर लिया टिश्यू पेपर, कितने टॉयलेट्स में टिश्यू पेपर लगे रहते हैं। तो मैं इधर कई होटलों में ठहरा, इधर काफी ट्रेवलिंग हो गई, एक जागृति आई है। 70% होटल्स में प्लास्टिक की बोतल कमरे में रखनी बंद कर दी। अब वो कांच की बोतल में, खूबसूरत बोतल में पानी भर के रखते हैं और उसमें वो सील कर देते हैं और अपनी एक उसमें मोहर लगा देते हैं कि इट इज टेस्टेड वाटर है। अब जो भी हो, और जो सील बंद बोतल या प्लास्टिक है, तो हमें भी क्या पता है वो कैसे भरी, कहाँ भरी, वी नेवर नो। क्रेट के क्रेट आते हैं, हम लोग पीते जाते हैं सोचकर, एक विश्वास ही है ना कि ये सब सही होगा। तो हमारा सारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ चलें। प्रकृति को नष्ट करने का मतलब है स्वयं अपने अस्तित्व को नष्ट करना, और अपने साथ ही साथ जितने दूसरे एनिमल्स हैं, या चिड़िया है, या किसी भी तरह के जानवर हैं, या जो भी पक्षी वगैरह है, जितने भी जीव जंतु हैं, हम उन सब की हानि कर रहे हैं। कितने घरों में आपको गौरैया देखने को मिलती है। हम लोग बचपन में कितनी गौरैया देखते थे घर में। हम लोग तो याद है कि हम कई बार उस चीज को देख के बड़ी परेशानी होती। जब गर्मियों में पंखा चलाते थे, तो पंखे के ऊपर जो कप होता था, उसके अंदर उनके अंडे और घोंसला होता था। तो उसमें से वो गिरने शुरू होते थे, हम लोग उनको पकड़ के कोशिश करते थे बच जाए। कई बार पंखा चलता तो गर्मियों में चिड़िया बेचारी कट जाती थी, उसको हम लोग पानी पिला पिला के दोबारा जीवित करने की कोशिश करते थे। तो वो गैया कहाँ चली गई, वो चिड़िया कहाँ चली गई, वो हवाएं कहाँ चली गई, वो ठंडक कहाँ चली गई वातावरण की, वो सब में दोष हमारा ही है। हमें स्वयं को नियंत्रण करना है। जितना हम खुद को नियंत्रित कर लेंगे, जितनी अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेंगे, ऊट पटांग की आवश्यकताओं को, मूलभूत के लिए तो प्रकृति ने बताया, आप प्रकृति के साथ चलिए। आप इन जीव जंतुओं से सीखिए, इन जानवरों से सीखिए, इन एनिमल से सीखिए, पक्षियों से सीखिए जीवन को कैसे जीना। तो बस आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, आप भी सुरक्षित रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे, दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, वातावरण भी स्वस्थ रहेगा, पॉल्यूशन फ्री में रहेंगे। मेरा खाली इसमें थोड़ा सा जोड़ना था कि हम चाहे जितने नियम बना ले, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में प्रकृति की गोद में जाके नहीं बैठते, या प्रकृति को नहीं समझते, या उसके संरक्षण की बात नहीं सोचते, कोई नियम काम नहीं आने वाला। कोई आपके घर में आके नहीं देखने वाला कि आपने कितने पेड़ लगाए, कितने नहीं लगाए, कितने पेड़ कट गया दिल्ली में। अब मैं इन सब चीजों को यहाँ नहीं डिस्कस करना चाहता। चोरी चोरी कटवा दिए वहां की अथॉरिटीज ने, बना दिए मकान, बना दिए शीश महल, हो गया काम। ये सब चीजें मतलब कहीं ना कहीं हमको अपने अंदर लाने की, हम इसी प्रकृति की उत्पत्ति हैं, और इसी में हमारा संहार हो के अंत में हमें को इसी में समाना है। इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। ये जीवन मिला है इसकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण। आज जो भगीश जी ने बोला है, बहुत सुंदर बोला है, बड़ा सामयिक विषय लिया है। और जैसे हमेशा ही तरीके उनके फैक्ट्स उनके साथ रहते हैं, आज नियमावली उन्होंने बताई, नियम बताए, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, छोटी छोटी चीजें बताई कि पानी कैसे पिए, उसका व्यवहार में आने वाली चीजों भी उन्होंने बताई कि किस तरीके से खान पान करें, किस तरीके से व्यवहार करें, पानी गाड़ी ना चलाएं, साइकिल से चले, पैदल चले। मतलब हम लोग की अजीब सी आदत होती है, यूथ की आदत देखिए। आप उसे कहिए धनिया ले आओ, कहिए स्कूटर की चाबी देना, मुश्किल से 100 मीटर 150 मीटर पे वो सब्जी मंडी होगी, उसको पैदल जाने में मुश्किल होती। एक किक मारेंगे स्कूटर पे, वहां धनिया वाले और मिर्ची वाली दुकान पड़े, भैया ये देना, तब तक स्कूटर स्टार्ट रहेगा। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे पर्यावरण को नुकसान दे रही हैं, और जेब में भी नुकसान दे देती है। पेट्रोल फूकता है, डीजल फूकता है, बैटरी फूकती है, हर चीज जाती है। मोबाइल जरा सारा दिन लगे हुए हैं साहब, स्क्रीन में लगे हुए हैं, मतलब ये इतनी चीजें, आंखों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ड्राई आईज होती चली जा रही है, आंखों से पानी आना शुरू हो रहा है लगातार। ये सब तो रियली वी हैव टू, ये बड़ा सामयिक विषय है, और इस पे हम सबको मंथन करना है, बहुत मंथन करना है। और जो हम लोग कर सके, और जो हम लोग आपस आसपास के वातावरण, जैसे ऋषि साहब, वो तो उनकी पीएचडी की हुई है उन्होंने इस तरह की चीजों में। तब ये प्रैक्टिकल पीएचडी, मतलब ही हैज डन द थिंग्स। उन्होंने इस पे थीसिस लिख मारी है, और उस थीसिस के हिसाब से, जिसे कहते हैं रिसर्च करके पूरा काम करते, पूरे घर को इन्होंने अपना बगीचा बना रखा है। सर ऐसी चीजें कर ले, घर को ही बना लेना, आपने खुद ना लगाए 7 पेड़, सर तो पे हम 50 गमले लगा लें, वो भी हमारे 7 पेड़ के बाद।
हाँ, हम लोग से हो पाए वो करें। तो बागी जी ने आज विषय उठाया, उसको इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शर्मा जी का धन्यवाद कि उन्होंने इतने सुंदर उनको विषय देकर आज का एक वातावरण ही एक प्राकृतिक कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब नायब साहब, मैं बताना चाहता हूँ, गुरैया की बात की आपने। मैंने घर में यहाँ पे एक छोटा सा स्टैंड है, उसके ऊपर कटोरा लटकाया हुआ पानी के लिए। मैं थोड़ी देर पहले मैं उसमें तारा गुरैया, मैं फोटो किया, आपको फोटो भेजूंगा। ऐसे झूम रही थी, मतलब ऐसे लग जैसे मोतियों की तरह। मैं पानी पानी बौछार मारता हूँ तो आ जाती हैं, और नहाने के लिए या कैसे भी। आपने सत्रह बोला अठारह डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं सर, मैं पेशेंट हूँ, मरीज। नहीं नायब साहब, मैं ये 18 गुरैया, लोग कह रहे हैं गुरैया सर, खत्म नहीं हो गई इस पे उनको। आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुना सकता हूँ, लेकिन टाइम हो गया गौरैया के ऊपर। नहीं नहीं, सुना नहीं नहीं, दो, अभी गुरैया टाइम है, है, कोई लेकिन दिक्कत आपको सुनिए तो सुना दो। आपको वो एटमोसफेयर क्रिएट करना था, गुरैया है। हम्म, हाँ, बिल्कुल उनके आप हिसाब से सुना दो वातावरण कोई। बनाना सर, वापस उस वातावरण में चलना है वापस। ठीक, बहुत बहुत नहीं, जी। सुना दो, कोई दिक्कत नहीं, समय है, कोई दिक्कत नहीं नहीं सर, एक अगली बार। रिसेंटली बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ी कि एक आदमी क्या, उसने कहा कि संत के पास गया कि साहब मुझे अपना घर बनाना, घर नहीं बन रहा, मैं बड़ा परेशान हूँ, किराए के मकानों में रह रह के बहुत। कहते जहां तुम रहते हो वहां पर एक मटके को उल्टा लटका दो, टोटका कर लो, हो जाएगा। तो मटका उल्टा लटका दिया, सामने बाहर एक पेड़ था, उस पर लटका दिया उल्टा। साल 1.5 साल के अंदर उसने जमीन ले लिया, और 2 साल के अंदर उसका मकान बन गया। भागा भागा संत जी के पास गया, उससे पैर छूने लगे, आपने बहुत बढ़िया टोटका बताया। कहता टोटका हमने कुछ नहीं बताया, तुम जाके देखो मटके के अंदर कितनी गौरैया आ गई, वहां घोंसले बन गए होंगे, और वहां जो चिड़िया ने अपना घर बनाया है उसने तुम्हें दुआएं दी हैं कि तुमने मेरे घर के लिए इंतजाम किया, ईश्वर तुम्हारे घर के लिए इंतजाम करे। तुमने उसका घर बनाया, उसने वहां रहना शुरू किया, तो उसने तुमको दुआएं दी, उसके बच्चों ने तुमको दुआएं दी, उसके परिवार ने तुमको दुआएं दी, तो तुम्हारा भी अपना घर बन गया। तो हम लोग जब प्रकृति में जीव जंतुओं के आसपास रहने वालों के कल्याण की बात नहीं सोचेंगे, हमारा कल्याण कहाँ से होगा? वो वाइब्रेशंस कहाँ से आएंगी जहां से मानव मात्र का कल्याण होगा? आप जीव को दुखी करके दी, काट पाट के खाते रहिए कि आपको आशीर्वाद देगा। बकरे को काटते हो कि आपको आशीर्वाद दे के मरता है, मुर्गे को काटते हैं आपको आशीर्वाद दे के मरता है, जा बेटा तुम खा मेरे को और बहुत लंबी उम्र मिले। कुछ नहीं सर, नेगेटिविटी आती है, इतना तनाव आ जाता है शरीर में, कुछ कहने की बात नहीं। वही एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। नहीं। इसका मतलब जिनके घर नहीं है वो गोरैया को कर लेना अपना। हाँ सर, कुछ गौरैया के लिए घर बनाइए, आप जीव जंतु के लिए घर बनाइए, घर बन जाएंगे सर। ठीक ठीक। 24 कमरे वाला घर भी बन जाएगा, 14 कमरे वाला भी बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब। वो माता जी तो वास्तव में बहुत याद कर रही हैं, और साथ ही साथ सुषमा जी भी बहुत है, भाभी जी के आने से बहुत प्रसन्न है। हाँ, तो आप दो सब सुषमा जी के लिए कह दीजिएगा, क्योंकि वो भी बैठी हुई है रूम पर। नहीं, वो तो पत्नी ने लिख दिए। मैं आपको हाँ, लिख फैक्ट दिया। बताऊं, जब मैं आपको फैक्ट बताऊं, सुबह जब हम लोग आ रहे थे, वी हम्म, वर ऑन द ट्रेन में थे, वहां पे कार से लौट रहे थे रात को हम लोग, तो वाइफ ने कहा कि भाभी जी के लिए कुछ वर्ड्स आप बता दिए, मैं लिख दूं। मैंने कहा कुछ लिखने वाली बात ही नहीं, जो चीजें हैं उसको मन में आनंद लो, बट शी रोट समथिंग, उसने भाभी को लिख के पता भेजा पता है। नहीं। मैंने ना आपको लिख के भेजा ना किसी को भेजा, हाँ, मैंने कहा आपको स्पेशल ही बोलूंगा, पहले फोन करना सोच रहा था, अभी आपने मौका दे दिया कि हम लोग कल से। होता क्या है सर, आपको फैक्ट बताएं, जिनके माँ बाप नहीं होते ना सर, उनको कभी कोई प्यार दे दे, आदमी परेशान हो जाता है। हमारी वाइफ के भी मदर फादर नहीं है, मेरे भी नहीं है, और बच्चे भी घर में नहीं है, दोनों चली गई हैं। इमोशनली वी वर मूव्ड, उनका इतना देख, मतलब कि आपको इतना कर सकता है, इतने प्यार से, इतना, शी वॉज वेटिंग फॉर अस। और वो जो रामायण उन्होंने दी, हम्म, रामचरित मानस, और ये भी मैं आपको बता 2 मिनट का और टाइम लेना चाहूंगा। ले ले ले। अभी हमारे कानपुर में एक दिन मैं यहाँ पे नहीं था जूम में, तो मैंने बताया था सुंदरकांड का पाठ हो रहा था, मंदिर जिसका मैं यहाँ पे कार्यकारिणी में हूँ। तो उस दिन मैं सुंदरकांड, यही अजीत अजय याज्ञिक जी वो आए हुए थे, वो पढ़ रहे थे। उस दिन उनकी स्पीड बहुत तेज रहती थी, मैं उनके साथ साथ पढ़ता जा रहा था, तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगा। मैंने इस बार मैं कोई रामचरित मानस खरीद कर, बड़ी वाली, एग्जैक्टली दिमाग में खरीद कर लाऊंगा, और वो रामचरित मानस में पढ़ूंगा, मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे बड़ा आनंद आ गया सुंदरकांड में, ये सोच के मैं घर आया। अगले दिन मैं इनको बताया भी, अभी शर्मा जी का, कि मैं सुंदरकांड में था, इसलिए बिजी हूँ। ठीक है सर, मुझे नहीं पता, ये मैंने इनसे नहीं कहा कि मैं रामचरित मानस पढ़ूंगा, मैंने को ये बताया था, मैं जूम में इसलिए अटेंड नहीं कर पाया कि मैं सुंदरकांड के उसमें गया हुआ था।
शाम में रवि शर्मा साहब के घर गया हूँ, माता जी से पैर छुए, कहते मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हारे लिए मैंने रामचरितमानस रखी हुई है और तुम इसको पढ़ना। हाँ, मैं पागल हो गया। अरे माता जी आपको किसने कह दिया? कहती नहीं, ऐसे मेरे मन में आया। फिर मैंने उनको बताया। मैंने कहा अभी 3 दिन पहले मैं सुंदरकांड पाठ में गया था, वहां मैंने विचार किया कि मैं रामचरितमानस घर लाके पढ़ूंगा, कि मैंने कभी नहीं पढ़ी ऑनेस्टली। राम की कथा एक पढ़ी है, एक उसके नाटक पढ़े हुए हैं, कई मोटी मोटी किताबें पढ़ी हुई हैं, ये रामचरितमानस ऐसा पूरी नहीं पढ़ी। हमारे एक कॉलीग ने दिल्ली में कहा भी है, मैंने शुरू कर दी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मैं कहा चलो मैं भी शुरू करूंगा। इस सुंदरकांड के पाठ के बाद मेरा बड़ा विचार बना, मैंने कहा जाके खरीद के लाऊंगा, लौट के आ जाऊं दिल्ली से। और माता जी ने जब रामचरितमानस दी, मैं कहा भगवान इस तरह से कनेक्टिविटी लाते, कैसे लाते, कैसे मिलाते लोगों को। हमें रामचरितमानस की प्रेरणा हुई, उन्होंने पहले से खरीद के रखी हुई है, और मुझे उन्होंने तारीख बताई है कि 10 तारीख से शुरू करना है। 10 तारीख का भी आप लोगों को पता ही है। तो उन्होंने कहा है खत्म करनी, तो मैं बड़ी आराम से, मतलब फायदे से पढ़ूंगा, ताकि समझ समझ के पढ़ूं, आनंद से लेके पढ़ोगे। तो वो ये सब चीजें बड़ी इमोशनली आपको मूव कर देती है सर। मतलब इतने दिनों बाद किसी बुजुर्ग का, अब तो हम लोग भी बुजुर्ग हुए हैं सर, तो आपके लोगों के तो यारी दोस्ती वाली रहती बात, लेकिन कोई बड़ा एक जनरेशन पीछे वाला आपको इतना प्यार दे, इतना प्यार दे, जिसे आप पहली बार जिंदगी में मिले हैं, वाइफ भी पहली बार मिली थी, तो वीवर मतलब टोटली मंद मंद उसी के आनंद में थे। तो आज सुबह भी उसने कहा, तो मैंने कहा यार तुम उसका मजा लो, अभी कह रही थी मैं तब से रह नहीं पा रही, वो बैठ के वो फोटो जितनी हम लोगों ने उससे खींची थी, स्टिल फोटो, उन सब की रील वील बना रही है, वो कह रही मैंने वीडियो बनाया, मैं उनको भेजूंगी। मैं चलो ठीक। तो शी विल रिमेन इन टच विद सुषमा भाभी। तो सुषमा भाभी तो खैर सुषमा भाभी, उनसे तो हम लोग यहाँ भी बात करते रहते हैं। तो आनंद तो था ही, फैंटास्टिक, द एंटायर फैमिली इज फैंटास्टिक फैमिली सर, बहुत अच्छा, यू आर ब्लेस्ड फैमिली। और वो नागेश जी से मिले तो उनकी तो हाइट से ही हम हतप्रभ रह गए, मुझे पता ही नहीं था 6 फुट 3 इंच के। फैंटास्टिक। अभी और आएंगे, फिर आएंगे विद इन ए मंथ, और विद इन 2 मंथ्स आता हूँ सर, चलिए, मार्च अप्रैल में आता हूँ। चलिए, धन्यवाद आदरणीय अनकेनप सर, धन्यवाद आदरणीय भाभी शर्मा जी, आपने समय का समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय का समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार आदरणीय देवरी जी साहब कह रहे थे कि जितनी सांसें लेनी है उतनी जो है पेड़ लगाइएगा, उसी पे एक शॉर्ट विचार है। हमारा हर सांस कीमती है, हमारा हर सांस कीमती है। अगर हम उनको सिर्फ दूसरों की बुराई करने में ही व्यतीत कर देंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हमारा हर सांस कीमती है, अगर हम इनको सिर्फ दूसरों की बुराई करने में व्यतीत हो जाएंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर कौन जाने कि अगली जिंदगी में हम क्या बनेंगे। फिर कौन जाने कि अगली जिंदगी में हम क्या बनेंगे। हमें सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की से मतलब रखना चाहिए, हमें सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की से मतलब रखना चाहिए। दूसरे जो चाहे करें, दूसरे जो चाहे करें कहें, लेकिन हम आत्म केंद्रित रहें और प्रभु को पाने पर अपना ध्यान लगाएं, और प्रभु को पाने पर अपना ध्यान लगाएं। आइए 3 बार हम चर्चा करते हैं। शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा